हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ में मैंने कल आपको सेंटेंस एंड क्लाउज में सेंटेंस लगभग पढ़ा दिया था। मैं अभी वीडियो चेक कर रहा था तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। इसके असाइनमेंट मैं आपको बाद में भेजूंगा और उम्मीद तक कल मैं आपको अपलोड कर दूंगा, फिर आप उसे बनाना और परसों में अथी सॉरी डे आफ्टर टुमारो इट विल बी चेक्ड। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है क्लाउज। जल्दी से जो लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और हम लोग अब अपने टॉपिक को लेके आते हैं। आज हमारा मेन टॉपिक है पढ़ना क्लाउज। क्लाउज क्या होता है, क्लाउज और फ्रेज में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानेंगे। और ख़ासतौर पे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद भी होने वाला है। आप ध्यान से सुनेंगे, मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल ही सीरियसली और बहुत ही कॉन्शियसली आपको पढ़ाऊंगा, और तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्लाउज और फ्रेज क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं ये सब चीज़। ठीक है, क्या लिख रहे हैं शिवम? खेलो सर क्या समझ में, अच्छा, हेलो सर के बदला खेलो सर लिखा गया। कोई बात नहीं शिवम, ऐसा होता है, चलता है, कोई बात नहीं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अब अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्लाउज। क्लाउज क्या होता है? CLAUSE, क्लाउज होता क्या है? क्लाउज इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सारी बातों का अध्ययन हम लोग करेंगे। क्लाउज को हम लोग कहते हैं उपवाक्य। अगर कहीं पर इसे वाक्यांश लिखा हुआ मिले तो वो भी गलत नहीं होता है। वाक्यांश क्यों कहेंगे इसे हम लोग? ऐसा हम इसलिए कहेंगे वाक्यांश क्योंकि वाक्य का ही ये भी अंश होता है, वाक्य का एक भाग होता है ये। पहले हम लोग थोड़ा फ्रेज के बारे में रिमाइंड कर लें। पहले मैंने आपको फ्रेज बताया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार हम लोग थोड़ा उसको रिमाइंड कर लेते हैं फ्रेज के बारे में, और तब फ्रेज और क्लाउज में आप डिफरेंस पता कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेज जो होता है, फ्रेज को अगर आप सामान्य हिंदी में अगर आप देखे होंगे तो हम लोग इसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सब लोग इसको बारे में जानते भी होंगे। और थोड़ा सा मैं इसको डिटेल करूँ कि फ्रेज का मतलब क्या होता है भाई? मुहावरा होता है। यानी एक सेंटेंस है, सेंटेंस में लेता हूँ, जैसे यू आर राइटिंग अ बुक, तुम एक किताब लिख रहे हो, वेरी स्लोली तुम एक किताब बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो। एक छोटा सा सेंटेंस लिया हमने। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और आप इसे हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं यहाँ पे, है ना। और ये एक फिर से नाउन यानी ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप ये समझिए कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये ही है फ्रेज, इसी को कहते हैं फ्रेज। यानी फ्रेज सेंटेंस का एक भाग होता है, वाक्य का एक भाग होता है, जो कम से कम दो शब्द का होता है। यानी दो या दो से ज़्यादा शब्दों का वह भाग या वह अंश जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। आप गौर करेंगे वेरी स्लोली में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसलिए ये फ्रेज कहलाया। अगर इस सेक्शन में सब्जेक्ट और वर्ब रहते, इनफैक्ट फाइनाइट वर्ब रहते, तब यह क्लाउज कहलाता। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूं। वेयर माई फ्रेंड लिव्स, जहां मेरा दोस्त रहता है। अब आप गौर करेंगे इस सेंटेंस में एक पार्ट ये है, एक कंजंक्शन ये है, और एक पार्ट ये है। तो इस सेंटेंस में ये कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक पार्ट है, जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं भाई? फाइनाइट वर्ब कहते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। यहाँ लाइव्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लगा है ना। आई रहता तो लिव रहता, दे रहता तो लिव रहता, लेकिन माय फ्रेंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ लाइव्स लगा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब हो गया
कि इस सेंटेंस में दो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है। पहले वाले सेंटेंस में एक सेक्शन जो घेरा हुआ है, आप सर्कल किया हुआ है, उसमें देखेंगे वेरी स्लोली लिखा हुआ है, और वेरी स्लोली जो लिखा हुआ है यहाँ पे है उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो ये पार्ट हमारा कहला जाएगा फ्रेज। और जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो, जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो, वही पार्ट कहला गया हमारा क्लाउज। ठीक है, इसलिए इसको उपवाक्य बोलते हैं। उपवाक्य क्या मतलब कहने का क्या हो गया कि यानी वाक्य ही है ये। माय फ्रेंड लिव्स एक सेंटेंस ही है। आप देखेंगे जिस सब सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, इसका मतलब ये सेंटेंस ही है, लेकिन ये सेंटेंस का पार्ट भी है, इसलिए इसे उपवाक्य कहते हैं। यानी उप मुख्यमंत्री, जैसे मुख्यमंत्री का पार्ट होता है उप मुख्यमंत्री, यानी वह मुख्यमंत्री की तरह ही काम कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के नहीं रहने पर, यानी मुख्यमंत्री है उसके बाद ये उप मुख्यमंत्री है, यानी कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ उप मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर विदाउट चीफ मिनिस्टर, बिना चीफ मिनिस्टर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं। उसी तरह से एक सेंटेंस है जिसमें से यह एक सेंटेंस का पार्ट है, उसमें ये सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है, अतः यह क्लाउज हुआ। लेकिन इस सेंटेंस में देखें, यहाँ पर एक पार्ट देखें, वेरी स्लोली लिखा हुआ है, ये पार्ट जो है इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं है, यानी सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसलिए ये क्या कहला गया, क्लाउज कहला गया। सॉरी, ये फ्रेज कहलाया और ये क्लाउज कहला गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि फ्रेज और क्लाउज में अंतर समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्लाउज के और फ्रेज का। एक और डिफिनीशन मैं आपको बताऊं, फ्रेज का फाइनली एक डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिखता भी हूं। फ्रेज है ना, इट इज ए ग्रुप ऑफ, it is a group of two or more than two words, two or more than two words which have a specific meaning, which have a specific meaning, जिसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, जिसका एक अपना खास अर्थ होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, बचपन में आप हिंदी में फ्रेज पढ़ते होंगे, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, तो एक दिन मैंने इस पर चर्चा भी की थी। तो वो सेंटेंस का पार्ट तो होता है, जैसे तुम मेरे आंखों के तारे हो, तो तुम मेरे आंखों के तारे हो, ये एक सेंटेंस का पार्ट तो हुआ, लेकिन उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। लेकिन जब हम क्लाउज की बात करते हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, CLAUSA। ठीक है, और इसे हम लोग हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। इसको डिफाइन करता हूं मैं, इट इज ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस which has at least one subject and one finite verb of its own, जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं क्लाउज। क्लाउज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, मैंने एग्जांपल ऊपर में दिया भी था। अब मैं थोड़ा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में बात कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? आप अगर सामान्य रूप से देहाती भाषा में अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आप इसे ये समझिए कि फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट का कहना मानता है। ठीक है जी, जो सब्जेक्ट के अनुसार चलता है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार डिसिप्लिन्ड होता है। और जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चलता है उसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हालांकि ये व्याकरणिक परिभाषा नहीं है, ये एक ग्रामेटिकल डिफिनीशन नहीं हुआ, बल्कि ग्रामेटिकल डिफिनीशन क्या होगा कि इट इज ए वर्ब, मैं फाइनाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनाइट वर्ब, दैट मीन्स कि इट इज ए वर्ब which is disciplined by the number, person and tense of the subject, यानी जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस से डिसिप्लिन्ड होता हो, यानी उसके अनुसार लगता हो, वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चलता हो, अर्थात सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार डिसिप्लिन्ड नहीं होता हो, वो वर्ब को क्या कहेंगे?
नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है जी। मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको बताऊं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे ही वांट्स टू रीड, ही वांट्स टू रीड, वह पढ़ना चाहता है। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, अगर हम यहाँ पर ही के जगह आई दे देते हैं तो अब क्या हो जाएगा, ये आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं। अब आप गौर करेंगे ये वांट्स वर्ब जो है वो बदल गया, यानी किसके अनुसार बदल गया, यानी ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था ये, और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी क्या इसमें चेंज हो गया, यानी नंबर का चेंज हो गया। इस दोनों में क्या चीज का चेंज हो गया, नंबर का। यानी नंबर के बदलने से एक वर्ब प्रभावित हो गया, यानी डिसिप्लिन्ड हो गया, तो वो वर्ब क्या कहला जाएगा, फाइनाइट वर्ब। एक वर्ब ऐसा है जो नहीं बदला, वो क्या कहला जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दरअसल नॉन फाइनाइट तीन होते हैं, देयर आर थ्री नॉन फाइनाइट्स यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट वन इज इन्फिनिटिव, सेकेंड वन इज जेरंड, एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, ये कुल मिला के तीन नॉन फाइनाइट वर्ब्स यूज होते हैं, जिसका जिक्र हम लोग बाद में करेंगे, पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप फाइनाइट वर्ब समझ में आ गया होगा। यानी क्लाउज हम कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब अपना हो, यानी वाक्य का वह भाग जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे क्या कहते हैं भाई, क्लाउज कहते हैं। अब हम लोग इसका टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउज। टाइप्स ऑफ क्लाउज, टाइप्स ऑफ क्लाउज का मतलब क्या हो गया, ये किस तरह से हम लोग इसे बांटेंगे। टाइप्स ऑफ क्लाउज यानी कि क्लाउज के प्रकार। दरअसल आप पढ़े होंगे कि क्लाउज दो तरह का होता है, क्लाउज दो तरह का होता है, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउज। दो तरह के क्लाउज होते हैं। कौन कौन से क्लाउज होते हैं भाई, सबसे पहला, अगर आपको आता है तो जरूर आप जवाब दीजिए। दो तरह के जो क्लाउज होते हैं वो कौन कौन से क्लाउज होते हैं, वो क्लाउज होते हैं, आवाज आ रही है मेरी, 5 लोग लाइव हैं, उसमें से आवाज आ रही तो बताइए। एम आई ऑडेबल, हेलो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउज, मेनली दो तरह के ही क्लाउज होते हैं। सबसे पहला होता है मेन क्लाउज, मेन क्लाउज, इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज भी कहते हैं, इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज भी कहते हैं। आ रही है, बिल्कुल, थैंक यू। प्रिंसिपल क्लाउज भी इसे कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा क्लाउज है जिसका नाम है सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज, इसे हम लोग रिलेटिव क्लाउज भी कहते हैं। आपको इंग्लिश में ये सब याद रखना पड़ेगा, रिलेटिव क्लाउज कहते हैं। और इन दोनों को मैं आपको अब बताऊंगा एक कहानी से, थोड़ा वेट करिए। टू अदर क्लाउजेज आर, दो अन्य क्लाउजेज भी होते हैं, टू अदर क्लाउजेज आर, दो अन्य क्लाउज भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, और चौथा होता है पैरेंथेटिकल क्लाउज, PARENTHETICAL, पैरेंथेटिकल क्लाउज। तो दीज आर द टू क्लाउजेस, मेन क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज, एंड द सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लाउज और रिलेटिव क्लाउज। दो अन्य क्लाउज भी यूज होते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट क्लाउज और पैरेंथेटिकल क्लाउज। तो पैरेंथेटिकल क्लाउज किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लाउज किसको कहते हैं, हम सबके बारे में जानते हैं अब। ठीक है, अब इन सबको पहले मैं आपको कहानी से बताऊं तो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल लगता है वो, और आप समझते भी हैं। आप कहानी का मजा लीजिए। देखिए, दरअसल ये घर है, एक ये घर है, और घर में एक जो मालिक है वो ये है। ठीक है, इसका एक बेटा है, ठीक है, और इसका एक छोटा भाई है, इसका एक छोटा भाई है। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट में मैंने दिया,
इसके नीचे कर दिया, इसका एक बेटा है ये। अब एक और घर है पड़ोस में, ठीक है जी, उसमें भी एक आदमी है और उस घर में एक ही आदमी है। आप इस स्टोरी को समझ के तब समझ में आपको आ जाएगा कि इसका कहानी का मतलब क्या है। आप देखेंगे यहाँ पर इस घर का सबसे बड़ा भाई ये, इसका बड़ा भाई है, इसका बेटा है, यानी घर का मालिक कौन हुआ? ये घर का मालिक ये हो गया। अब इस कहानी में आपको समझ में आना चाहिए कि घर का मालिक है जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये हुआ कि इसको अगर कोई काम करना है, इसको रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, तो बताइए ये किसी से पैसा तो नहीं मांगेगा, ये अपने मन से चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये खुद क्या है, ये मालिक है। यानी ये हमारा हो गया मेन क्लाउज, ये हमारा हो गया मेन क्लाउज। इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज भी कहते हैं। क्या है? मेरे पापा है, नीतीश बोल रहे हैं मेरे पापा है। हाँ, तो ये मेन क्लाउज हो गया। और ये जो है हमारा, ये जो इसका बेटा है, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज क्यों हो गया? ये सबऑर्डिनेट क्लाउज इसलिए हो गया क्योंकि ये अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किस पर निर्भर करेगा? अपने पापा पर निर्भर करेगा। यानी कि ये क्या चीज हो गया हमारा? सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। यानी कि जब इसको रेस्टोरेंट जाना रहेगा तो ये अपने पापा से पैसा मांगेगा, यानी ये अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किस पर निर्भर है? अपने पिताजी पर निर्भर है। तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। और ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज क्यों इसको बोल रहे हैं? क्योंकि इट हैज सेम रैंक और ऑर्डर एज मेन क्लाउज। यानी कि इसका जितना बराबर हिस्सा इसको भी होगा, चूंकि ये छोटा भाई है, हिस्सा तो बराबर होगा। भारतीय कानून संहिता आप जानते होंगे कि दोनों भाई का हिस्सा बराबर होता है। मतलब ये निकलता है कि ये मेन क्लाउज और ये कोऑर्डिनेट क्लाउज, दैट मीन्स कि दोनों का सेम रैंक या ऑर्डर होता है। लेकिन ये छोटा भाई जो है वह अपने विशेष काम के लिए, जैसे मान लेते हैं इसे कुछ खरीदना है, तो निश्चित तौर पे हमारे कल्चर के अनुसार कि वह अपने बड़े भाई से सलाह लेता है ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि इसका अपना अर्थ होता है, लेकिन अपने विशेष अर्थ की पूर्णता के लिए यह किस पर निर्भर करता है? मेन क्लाउज पर निर्भर करता है। ये मेन क्लाउज पर निर्भर करता है। और तीसरा हो गया हमारा ये पेरेंथेटिकल क्लाउज, जिसका कि इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब आप इसको ना पूरे जो सर्कल है यहाँ पे, यानी ये पूरा घर जिसको मान रहे थे, आप इसको एक सेंटेंस मान लो। आप इसे एक सेंटेंस मान लीजिए। मतलब ये निकलता है कि मेन क्लाउज को अब हम डिफाइन कर रहे हैं, जो ऊपर में लिखा हुआ है मेन क्लाउज। मेन क्लाउज ये हो गया, यानी कि मुख्य क्लाउज, मुख्य उपवाक्य इसको आप हिंदी में कह सकते हैं। मतलब ये निकलता है कि ये अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी अन्य क्लाउज पर निर्भर नहीं करता है। अगर आप इसे इंग्लिश में डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? इट इज ए क्लाउज व्हिच डज नॉट डिपेंड एनी अदर क्लाउज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी अन्य क्लाउज पर निर्भर नहीं करता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? इट इज अ क्लाउज और इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस which depends on main clause to complete its meaning. It depends on main clause to complete its meaning. यानी ये अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किस पर निर्भर करता है? मेन क्लाउज पर। और अगर हम कोऑर्डिनेट क्लाउज की बात करें तो इसका ये मतलब निकलता है कि इट इज अ क्लाउज दैट मीन्स कि इट हैज सेम रैंक और ऑर्डर, मैंने हमने बोला था ना समान हिस्सा, इट हैज सेम रैंक और ऑर्डर एज मेन क्लाउज एंड it depends on main clause to get its specific meaning. जैसे मान लेते हैं दोनों भाई है, इसको कहीं रेस्टोरेंट जाके खाना रहेगा तो खा सकता है, लेकिन जब विशेष काम इसको अगर करना रहेगा, लेकिन जब इसे विशेष काम करना रहेगा तो यह अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किस पर, यानी बड़े भाई पर निर्भर करेगा। यानी विशेष अर्थ की पूर्णता के लिए यह मेन क्लाउज पर निर्भर करता है। दैट इज वाई द रीजन इज बिहाइंड दैट इट इज कोऑर्डिनेट क्लाउज। यानी कोऑर्डिनेट यानी सहयोग, इसे सहयोग की आवश्यकता होती है। किसके लिए? किस पर आधार डिपेंड करता है? ये मेन क्लाउज पर। और चलिए हम आप बात करते हैं चौथे क्लाउज की, और ये है हमारा पेरेंथेटिकल क्लाउज। पेरेंथेटिकल क्लाउज किसको कहते हैं? ये एक नॉन एग्जिस्टिंग क्लाउज है, ये क्लाउज है ही नहीं। बल्कि अब क्लाउज क्यों नहीं है? कि यह अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता है। इट हैज सेम रैंक और ऑर्डर एज मेन क्लाउज, लेकिन देर इज नो मीनिंग फॉर द सेंटेंस। सेंटेंस के लिए इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, यह एक कलम है, ठीक है, सब लोग देख रहे हैं, यह एक कलम है। लेकिन अगर इस वाक्य को हम ऐसे बोलें कि यह जो है ना एक कलम है,
तो जो हमने बोला बीच में जो है ना, ये किस लिए बोला? ये सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि इसे कंफर्म करना था, और कंफर्म करने के लिए हमने इसे बोला जो है ना। जैसे मैं बोलूं ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति होती है, ठीक है। मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, ऑनेस्टी यू नो इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप इसे क्या कहेंगे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा मेन सेंटेंस है। लेकिन यू नो जो हमने बीच में बोला था, ये सिर्फ इस शब्द को कंफर्म करने के लिए। जैसे बोला ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति होती है, तो हम बोलते हैं ना ईमानदारी, ठीक है ना, एक सर्वोत्तम नीति होती। जो हमने बोला ठीक है ना या तुम जानते हो ना, इसी तरह को इसको हम लोग इसमें भी देखिए, एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये पार्ट जो हो गया हमारा यू नो, ये हमारा क्या हो गया? पैरेंथेटिकल क्लॉज। ये हमारा हो गया पैरेंथेटिकल क्लॉज, ठीक है। पैरेंथेसिस साइन किसको कहते हैं पहले उसे समझिए। ये देखिए जो साइन होता है ना, वो पैरेंथेसिस साइन होता है। आप जब लिखते हैं किसी चीज को, जैसे आपने इंडिया लिखा यहाँ पे और इसको यहाँ पे भारत लिख देते हैं, मतलब इसी का मतलब यहाँ पर है। यानी भारत क्यों लिखा आपने? क्योंकि इसे कंफर्म करना था। ठीक उसी तरह से ऑनेस्टी शब्द को कंफर्म करने के लिए आपने यहाँ पे यू नो दिया। जैसे आई नो, वी नो, यू नो, आई सपोज, वी सपोज, आई होप, आई थिंक, ये सारे जो हम सेंटेंस में लगाते हैं, जैसे मैं कहता हूँ आई थिंक इट मे रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज वर्षा हो सकती है, तो मुझे लगता है ये मेन थिंग नहीं है, आज वर्षा हो सकती है ये मेन अर्थ देता है। तो मुख्य अर्थ में आई थिंक जो हमने लगा दिया उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग पैरेंथेटिकल क्लॉज ही कहते हैं। और इसके पहले जो मैंने आपको समझाया था मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबका मैंने इंग्लिश में डिफिनेशन भी दिया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं तो आपको और भी समझ में आएगा, है ना। जैसे जैसे यू टॉक मी एज इफ यू वेयर माई बॉस। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए यहां पर एक सेंटेंस ये है, ठीक है, और यहां पर एक ये कंजंक्शन है, और यहां पर ये जो एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें देखिए आप यहाँ एक सब्जेक्ट है, यहाँ एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक वर्ब है। तो एक सेंटेंस का एक पार्ट ये हो गया, सेंटेंस का एक पार्ट ये हो गया, यानी कि यह भी एक क्लॉज हो गया और यह भी एक क्लॉज हो गया। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, ये जो कंजंक्शन है इसको हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो जुड़ा हुआ क्लॉज हो गया वो हो गया हमारा यहां से लेके यहां तक पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यहां से लेके यहां तक हमारा हो गया, इधर हो गया मेन क्लॉज, और ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम लोग एक कोऑर्डिनेट क्लॉज का भी डिफिनेशन से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं मैं, और वो लेता हूं मैं कोऑर्डिनेट क्लॉज के लिए। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल एंड, या बट लिखो, बट हर सिस्टर्स आर अगली, हर सिस्टर्स आर अगली, वह सुंदर है लेकिन उसकी बहनें कुरूप हैं। अब आप बताइए कि इस पूरा एक सेंटेंस हो गया, तो ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, या इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहेंगे। हर सिस्टर्स आर अगली, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। कैसे हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज? तो इसका पूरा अर्थ है हर उसकी बहनें कुरूप हैं, ये पूरा अर्थ देता है, लेकिन जब हम इसमें से बट लगा देते हैं तब इसका अर्थ हो गया लेकिन उसकी बहनें कुरूप हैं। तो आपको ये पूरा अर्थ तभी मिलेगा जब आप इस पर निर्भर करेंगे। ऐसे इसको अगर ढक लेते हैं तो हर सिस्टर्स आर अगली, ये पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन जब आप बट के साथ पूरा सेंटेंस को देखते हैं तब ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। अतः यह हो गया हमारा मेन क्लॉज, और ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो अपने विशेष अर्थ की पूर्णता के लिए मेन क्लॉज पर निर्भर कर रहा है। ठीक है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, कुछ आप रिप्लाई दीजिए तो ज़्यादा मैं आपको कंफर्म कर सकूं। इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं संभवतः, मैं एक बार चेक कर लूँगा कि क्लाउज के नोट्स आपको दिए गए हैं कि नहीं। अगर नहीं दिए गए होंगे तो मैं उसे कंफर्म करके आपको बता दूंगा, दे दूंगा। क्लाउज समझ में आ गया होगा? जी सर आ रहा है। नीतीश बोल रहे हैं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको जो नोट्स दिया गया है उस नोट्स में क्लाउज का जिक्र है कि नहीं है। सेंटेंस इन क्लाउज तक मैंने नोट्स दिया था शायद, और ऐसे आप चेक कर लीजिए कि उसमें आपको मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये समझ में भी आ गया होगा क्लाउज के बारे में। आज मैंने फ्रेज के बारे में बात की, क्लाउज के बारे में चर्चा किया, और उसके बाद मैंने आपको कोशिश की कि मैं आपको एग्जाम्पल से भी साबित करूं, कहानी से भी आपको बताऊं। तो कहानी से भी आप समझ में आ गया होगा कि क्लाउज वाक्य का ही एक भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। दो तरह का मेनली होता है, मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। मेन क्लाउज किसको कहते हैं? कहानी से आपको याद होगा, जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी अन्य क्लाउज पर निर्भर नहीं करता है, यानी उसका स्वयं का अर्थ होता है। जबकि सबऑर्डिनेट क्लाउज किसको कहते हैं? जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए मेन क्लाउज पर निर्भर करता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होते हैं। 12th में ही हम जब सिंथेसिस चैप्टर पढ़ रहे होंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ रहे होंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लाउज को विस्तार से। यानी तब हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन है, सबऑर्डिनेट क्लाउज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सेंटेंस को कैसे क्लाउजिंग स्ट्रक्चर मेथड से एनालाइज करते हैं। ये सारी बातें हम लोग विशेष तौर पे बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको पता है कि पूरा वीक हमारा चल रहा था बेसिक ऑफ ग्रामर, जिसमें हमने आपको ग्रामर के बारे में समझाया, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझाया, फिर आपको सेंटेंस और क्लाउज के बारे में समझाया। अब हमारा अगला चैप्टर होगा टाइम एंड टेंस, यानी टेंस चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको, और बिल्कुल ही बारीकी से टाइम एंड टेंस को पढ़ा के फिर उसके क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ये सब हम साथ ही साथ करवाते हुए चलेंगे। और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप इसको बना के घर पे रखेंगे और मेरे द्वारा बनाने पे इसे चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इस क्लास को अब यहाँ एंड करूँगा, क्योंकि आज छोटा टॉपिक बचा हुआ था तो इसको मैंने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन से जब हम लोग मिलेंगे, तो इसका असाइनमेंट मैं आपको कुछ बनाने अपलोड कर दूंगा, तो इसे बना लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा टाइम एंड टेंस। ठीक है, ग्रामर के कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग फिर लिटरेचर पर ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच आपसे जुड़ने के लिए, थैंक यू।